एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 11 पॉलिटिकल थ्योरी और चैप्टर चल रहा है हमारा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में हमने देखा कि कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट बहुत कुछ हो सकती है। लास्ट वीडियो में वी हैव कवर्ड सोशल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि इससे इन्वायरमेंटल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट भी हो सकता है कि भाई इस चीज़ से हमारा इन्वायरमेंट का भी नुकसान हो सकता है। किस तरीके से? जैसे डेवलपमेंट हैज़ इंडीड कॉज्ड अ हाई डिग्री ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। हम देखते हैं कि अगर कोई भी इंडस्ट्री हो या कोई भी ऐसा आप बोलो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, उसने कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को डिग्रेड किया ही किया है। सो व्हेन द सुनामी हिट द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कोस्ट लास्ट ईयर, क्या ऑब्जर्व किया गया था? लास्ट ईयर नहीं, अब तो कह रही है बहुत पुरानी बात हो गई है। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुए मैनग्रोव ट्रीज में, and the building of commercial enterprises along the shoreline was the reason for the greater extent of damage caused. So इतना डैमेज नहीं होता अगर कंस्ट्रक्शन थोड़ा सही से किया जाता उसके आसपास जो किया गया था। उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है कि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो इससे जो आर्कटिक रीजन है या फिर जो एंटार्क्टिक रीजन है, वहाँ की बर्फ क्या हो रही है? वहाँ की बर्फ मेल्ट हो रही है, पिघल रही है, जिसकी वजह से देयर इज इंक्रीज्ड एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इनटू द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से फ्लड्स आए एंड एक्चुअली इट सबमर्ज्ड लो लाइंग एरिया जैसे कि बांग्लादेश, मालदीव्स, यहाँ तो बहुत ही नुकसान वगैरह हमें देखने को मिलता है। सो इन द लॉन्ग टर्म जो इकोलॉजिकल क्राइसिस है जो बहुत ही एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है। मतलब आप ये देखो, जो ये छोटे छोटे आइलैंड कंट्री हैं वो तो ऑलमोस्ट डूब ही जाएंगे अगर ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ गया तो, क्योंकि वो जो सी का लेवल है वो ऊपर हो जाएगा। सो एयर पॉल्यूशन ऑलरेडी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप दिल्ली के आसपास के इलाके में या दिल्ली में रहते हैं, लिटरली सांस लेना मुश्किल है वहाँ पे। बट इन शॉर्ट टर्म इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज वो एडवर्सली इफेक्ट करेगा अंडर प्रिविलेज को, एंड बहुत ही ज़्यादा जो गरीब लोग हैं उन बेचारों को तो बहुत ही तकलीफ देखने को मिलेगी। जैसे कि लॉस ऑफ फॉरेस्ट वो उन पुअर को अफेक्ट करेगा हु यूज फॉरेस्ट रिसोर्सेज बहुत सारे सब्सटेंसेस के लिए, जैसे कि फायरवुड हो गया, मेडिसिनल हर्ब्स हो गया या फूड हो गया। अगर वो उसके लिए इस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं तो वो चीज़ तो बहुत नुकसान कर सकती है। सो प्लस रिवर्स ड्राई हो जाएंगी, पॉन्ड्स ड्राई हो जाएंगे, फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल, जिससे वुमेन को बहुत दूर दूर तक चल के पानी लाना पड़ेगा। वुमेन को ही क्यों? क्योंकि भाई ये तो रिवाज है, किचन का सारा काम मम्मी ही देखेगी। तो मेजरली आपने देखा होगा जो ऐसे जो भी इलाके में पानी लाने का काम होता है वो ज़्यादातर महिलाओं का ही होता है। सो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो हम परस्यू कर रहे हैं इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन इंक्रीजिंग यूज ऑफ एनर्जी। अब मोस्ट ऑफ द एनर्जी है दे आर करेंटली जनरेटेड इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। तो कोल पेट्रोलियम से एनर्जी तो हमें मिल जाती है, लेकिन एनवायरनमेंट पे उसका कितना नुकसान होता है। सो लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ द अमेजन रेन फॉरेस्ट आर बीइंग डिफॉरेस्टेड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द इंक्रीज कंज्यूमर नीड्स। भाई इतने सारे फॉरेस्ट काटने पड़ते हैं ताकि जो कंज्यूमर नीड्स हैं, जो लोगों की ज़रूरतें हैं, वो पूरी हो सकें। सो are there enough of these non-renewable resources which we can allow not only advanced countries? So बहुत सारा जो अब आप देखो जो वर्ल्ड है वो कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, वो नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो रहा है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कौन? जिसको वापस से नहीं यूज़ कर सकते, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। आपने एक बार यूज़ कर लिया तो आप दोबारा नहीं यूज़ कर सकते उसको। बट नॉन रिन्यूएबल जैसे सन की एनर्जी हो गई, विंड की एनर्जी हो गई, ये ऐसी एनर्जी अगर हम इसे अपनी लाइफ में अपनाएंगे तो इससे क्या है कि बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा, इट्स वेरी ऑब्वियस, और उसके बदले आपको बेनिफिट भी तो उतना मिल ही जाएगा। तो इंडिया इज़ ट्राइंग टू बी अ पायनियर ऑफ द सोलर एनर्जी, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया की जैसे लोकेशन है उस हिसाब से इंडिया एक सही एरिया में लाया करता है, ऐसे एरिया में जहाँ पे उसके पास अच्छी खासी सनलाइट है और वो उससे एनर्जी बना सकते हैं। अब देखिए ये दे रखे हैं केन सारा विवा। अब इनके बारे में आप एक चीज़ देखिए। जस्ट इमेजिन कि एक हिडन ट्रेजर है जो आपको अपने घर के बैकयार्ड में मिल जाता है। ओ माय गॉड, दैट्स सो गुड, सोच के ही बहुत अच्छा लग रहा है। सो हाउ विल यू फील इफ ट्रेजर इज टेकन अवे
लिटिल बाय अथॉरिटीज इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। बट अगर मान लो कि वो जो ट्रेजर है वो थोड़ा थोड़ा करके जो बड़ी बड़ी सो कॉल्ड अथॉरिटीज हैं वो ट्रेजर ले रही हैं इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, तब आपको कैसा लगेगा? सो ये जो डेवलपमेंट है इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इवन इन फैसिलिटीज फॉर द कॉलोनी। Further, your house is a site for the treasure is constantly vandalized by people who claim to use the treasure for development. So simply क्या बोला जा रहा है कि सिर्फ ये छोटी छोटी चीज़ों से आप इस तरीके से अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा दो, इससे लाइफ कोई बहुत अच्छी नहीं होती है। वो क्या बोलते हैं कि आप ये देखो, आपके पास जो खजाना है उसको कॉन्स्टेंटली खराब किया जा रहा है उनके द्वारा जो इसे क्लेम कर रहे हैं कि जी वो तो उसको ना डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। So isn't it gross injustice for the people in those house the treasure has been unearthed? तो क्या ये injustice नहीं है उन लोगों के साथ जिनके घरों में, जिनके घर में ये खजाना पाया जा रहा है? जैसे ऑयल जो है वो ओगोनी में पाया गया था नाइजीरिया में 1950s में, जहाँ पे क्रूड ऑयल का एक्सप्लोरेशन होता है। धीरे धीरे इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, बिग बिजनेस हुए, उसके अराउंड क्रिएट हो गए, जिसकी वजह से कई सारी फिर पॉलिटिकल इंट्रीग्स, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, करप्शन, दुनिया भर की समस्याएं हमें देखने को मिली। सो दिस प्रिवेंटेड डेवलपमेंट ऑफ अ वेरी रीजन विच ऑयल हैड बीन फाउंड। सो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जहाँ पे ऑयल मिला वहाँ तो डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। ऑल्दो आप ये देखो ऑयल रिच कंट्रीज कितनी अमीर है, बट वो एरिया बेचारा डेवलप ही नहीं हो पाया। सो सिंस सैरोवाइवा एक एन ओगोनी बाय बर्थ, ओगोनी मतलब उसी अफ्रीका के इलाके की बात हो रही है, नाइजीरिया में, वहीं पे ही ये पैदा हुए थे। ही वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑथर, वो एक राइटर थे अच्छे, जर्नलिस्ट, टेलीविजन प्रोड्यूसर 1980s में। सो उसके काम में उसने क्या ऑब्जर्व किया एंड रिएक्टेड टू द एक्सप्लॉयटेशन अराउंड हिम as the oil and gas industry took riches from the beneath the feet of the poor Ogoni farmer and in return left the land polluted and people very disenfranchised। देखिए ये बताते हैं कि कितनी बुरी तरीके से लोगों के साथ व्यवहार हुआ था कि ओगोनी में जहाँ पर भी चीज़ें मिलती थी, जहाँ पे भी एक्सट्रैक्शन होता था, चाहे वो खेतों के बीच हो, तो वहाँ से वो आते थे इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्सट्रैक्शन करते थे, सारा सामान ले जाते थे और खेतों को वही गंदा, इनफैक्ट पूरी की पूरी कई बार ज़मीनें ही बंजर हो जाती थी उन सारी चीज़ों से। और उसके पीछे जो फार्मर होता था वो बेचारा बस चुपचाप शांत रहता था, वो कर भी क्या सकता था। सो सैरोवाइवा उन्होंने एक नॉन वायलेंट स्ट्रगल शुरू किया, उसके वो लीडर रहे, उन्होंने अपना मूवमेंट शुरू किया, मूवमेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ओगोनी पीपल। उनके मूवमेंट का नाम था मोसॉप, दैट इज मूवमेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ओगोनी पीपल, 1990 में। सो एक ओपन ग्रास रूट कम्युनिटी बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट था, बट मूवमेंट वॉज सो इफेक्टिव दैट 1993 तक ऑयल कंपनीज को ओगोनी से बाहर जाना पड़ा। बट जो सैरोवाइवा थे इसको इसका बहुत बड़ा प्राइस पे करना पड़ा। जो मिलिट्री रूलर थे नाइजीरिया के, उन्होंने उन्हें फ्रेम कर दिया एक मर्डर केस में और मिलिट्री ट्रिब्यूनल ने उन्हें डेथ की सज़ा सुना दी। सो सैरोवाइवा सेड कि जो मिलिट्री रूलर्स थे वर डूइंग द बिहेस्ट ऑफ द शेल द मल्टीनेशनल ऑयल कंपनी एंड हैड टू विदड्रॉ फ्रॉम ओगोनी रीजन। सो उनका सिंपल यही कहना था कि ये जो सो कॉल्ड मिलिट्री रूलर है ना, ये एक्चुअली शेल के जैसा वर्क कर रहे हैं उन कंपनीज के लिए, तो इनको भी यहाँ से चले जाना चाहिए। सो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस ट्रायल एंड अपील फॉर हिज रिलीज। तो उनको जो था ये सब बातें जब डेथ वगैरह की सज़ा की बात पता चली तो पूरा वर्ल्ड लगभग एक साथ हो गया, सारे ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन बोलने लगे ये चीज़ गलत है, बट पूरे वर्ल्ड के प्रोटेस्ट को इग्नोर कर दिया गया एंड जो नाइजीरियन रूलर्स थे उन्होंने केन सैरोवाइवा को एग्जीक्यूट कर दिया 1995 में। सो भाई जो अच्छा काम करता है उसे कई बार उसकी बहुत तकड़ी सज़ा हमें कई बार हमें देखने को मिला, उन्हें बहुत बेकार सज़ा मिलती है। सो अब आता है यहाँ पे हमारा एनवायरमेंटलिज्म। सो एनवायरमेंटलिज्म को हम कवर करेंगे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।